very interesting and very complicated part of the polity, that is a money bill and finance bill. जिस तरह के हम चीजों को समझने की कोशिश कर रहे हैं, what we have tried to understand कि जो सदन में किसी विधेयक को पास करने की प्रक्रिया है, उसमें तीन महत्वपूर्ण चीज है: ऑर्डिनरी बिल, मनी बिल और तीसरा कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल। ऑर्डिनरी बिल either house only in Lok Sabha. Joint sitting possible, joint sitting not possible, joint sitting not possible. यह एक बेसिक चीजें हैं जो हमने कल समझी थी। नाउ लेट्स प्रोसीड डायरेक्टली ऑन द मनी बिल। अब मनी बिल के साथ क्या है कि मनी बिल में राज्यसभा की भूमिका ऑलमोस्ट निल है, गॉड। मनी बिल में सारा का सारा कार्य कौन करता है? वो करता है लोकसभा। दो इंपॉर्टेंट पार्ट है मनी बिल के, एक लोकसभा, दूसरा मनी बिल तभी पेश किया जाएगा लोकसभा में ओनली व्हेन देयर इज अ रिकमेंडेशन ऑफ द प्रेसिडेंट एंड इट कैन बी इंट्रोड्यूस्ड ओनली इन द लोकसभा। With this basic issue, this premise, let's proceed towards the money bill. Money bill होता क्या है? Now you open the Article 110 of the Constitution. What? 110. Open Article 110 of the Constitution. Article 110 of the Constitution बात करता है, Article 110 बात करता है, तो Article 110 and 109 जो है, 110 बात करता है डिफिनीशन ऑफ मनी बिल, 110 बात करता है प्रोसीजर टू पास द मनी बिल। मेरे पूरे एक्सपीरियंस में इस इशू पर क्लैरिटी बहुत कम लोगों के पास रहती है। सो आई एम ट्राइंग टू क्लैरिफाई दिस इशू एज इजी एज पॉसिबल। तो 109 बात करता है प्रोसीजर टू पास द मनी बिल और 110 बात करता है डिफिनीशन ऑफ मनी। तो लेट्स स्टार्ट फर्स्ट द डिफिनीशन ऑफ द मनी बिल। 101 जो 110 सेक्शन है, अगर इसको आप देखने की कोशिश करें तो सेक्शन 110 स्टार्ट कहां से होता है? वह पहली बात करता है कि इस चैप्टर के पास मनी बिल क्या है। पहला, इंपोजिशन, एबॉलिशन, रिविजन, अल्टरेशन। आप ये शब्द आगे, इंपोजिशन, एबॉलिशन, अल्टरेशन, रिविजन। ऑफ टैक्स। अगर 110 का आप पहला ही सेक्शन पढ़िए जिसको बोलते हैं 1101, तो 1101 क्या बोलता है कि कौन मनी बिल कौन सा है? इंपोजिशन, एबॉलिशन, रिमिशन, अल्टरेशन ऑफ टैक्स। अब इस टैक्स को भी आप रिफाइन करिए, रेगुलर टैक्स। देखिए, एक भी लाइन जो है, एक भी शब्द आप मिस करेंगे, सवाल आपसे गलत करा देंगे। आपने हल्का सा मिस किया, आपसे गलत करा देंगे।
तो जो मनी बिल है, अब जो पहली बात क्या है, मनी बिल वही है जो 110 के प्रोविजंस को अपने साथ रखता है। ओनली दोज बिल्स आर मनी बिल्स, ओनली दोज बिल्स आर मनी बिल्स जो कि अपने आप में प्रोविजंस रखते हैं, वह कहते हैं आर्टिकल 110 के। तो कौन कौन से बिल मनी बिल होते हैं? जो आर्टिकल 110 में जितना जो लिखा हुआ है आर्टिकल 110 में, वह बिल मनी बिल होते हैं। तो पहला क्या है? इम्पोजिशन, एबॉलिशन, अल्टरेशन, रिमिशन ऑफ एनी रेगुलर टैक्स। इसको हिंदी में आप देख लीजिए, हिंदी बोलते हैं अधिरोपण, उत्सादन, परिहार, परिवर्तन या विनिमय। तो पहला क्या हो गया? इम्पोजिशन, एबॉलिशन, रिमिशन, अल्टरेशन ऑफ एनी टैक्स। दूसरा रेगुलेशन और बॉरिंग ऑफ मनी, ये हो गया पहला। दूसरा रेगुलेशन, आप ऐड पढ़ी, मैं उसको ऐड को सिंप्लीफाई कर रहा हूं। दूसरा है रेगुलेशन और बॉरोइंग, रेगुलेशन और बॉरोइंग ऑफ मनी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। दूसरा क्या होगा? रेगुलेशन और बॉरोइंग ऑफ मनी बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तीसरा पेमेंट ऑफ मनी, तीसरा पेमेंट ऑफ मनी, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। ऐसे आप करिए, पेमेंट ऑफ मनी इनटू और विड्रॉल। अब यहां पर क्या करिए? इनटू ऑब्लिक विड्रॉल, इसे आपको याद हो जाएगा। पेमेंट ऑफ मनी इनटू ऑब्लिक विड्रॉल ऑफ मनी फ्रॉम फंड ऑफ इंडिया और कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया। यही सवाल कर चाहते हैं आपको। या तो कंसोलिडेट, इसको बोलते हैं हिंदी में भारत की संचित निधि, इसको बोलते हैं आपका स्वीकृति। तो पेमेंट ऑफ मनी इनटू और विड्रॉल, या तो भारत की संचित निधि में पैसे का जमा करना या उससे निकालना, पेमेंट और विड्रॉल। चौथा डिक्लेयरिंग न्यू आइटम टू बी एक्सपेंडिचर, चौथा डिक्लेयरिंग न्यू आइटम टू बी एक्सपेंडिचर। आगे लिखिए CFI, चार्ज ऑन declaring a new item of to be expenditure charge on the consolidated fund of India। अब या तो इन चारों में से कोई एक या चारों, जो आर्टिकल 110 में लिखा गया है, या तो एनी ऑफ द मैटर स्पेसिफाइड इन दिस, या ऑल टुगेदर, एनी ऑफ द मैटर स्पेसिफाइड या ऑल टुगेदर। तो आप इसको और आसान भाषा में क्या कर सकते हैं? आर्टिकल 110 में लिखे गए प्रावधानों से संबंधित अगर कोई भी मुद्दा होता है तो वह मनी बिल कहा जाता है। एनी मैटर विच इज रिलेटेड विद द आर्टिकल, द प्रोविजंस रिटन डाउन आर्टिकल 110 विल बी treated as or expressed as the money bill। क्लियर हुआ? नहीं क्लियर हुआ?
किसको क्लियर नहीं हुआ? ठीक है, एक्ट से क्लियर थोड़ा कम हो पाता है, इसलिए इसको तोड़ के छोटा किया मैंने। किसको क्लियर नहीं हुआ? अब देखिए, अब इसको हम यहां से चलते हैं, यहां से अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट। लेट्स मी एक्सप्लेन अ बिट मोर। नाउ आई एम प्रोसीडिंग फर्दर कि क्या सिर्फ टैक्स से मनी बिल हो जाएगा? कम ऑन दिस पॉइंट, क्या टैक्स से ही मनी बिल हो जाएगा? नाउ यू जस्ट कंसंट्रेट 1101 का ए जो होता है उस पर कंसंट्रेट करो। इस बात के लिए मनी बिल नहीं होगा, इस बात के लिए मनी बिल नहीं होगा कि वह क्या कहते हैं, जो मनी बिल जो बनाया जा रहा है, अगर एक मनी बिल सिर्फ इसलिए मनी बिल नहीं कहा जाएगा कि डिमांड और पेमेंट और फीस और लाइसेंस फीस सब रख सकते हैं कि वह सिर्फ टैक्स से रिलेटेड है। अब टैक्स को समझने की कोशिश करिए, कोई मनी बिल इसलिए मनी बिल नहीं होगा कि वह सिर्फ टैक्स से ही संबंधित है। तो ये क्यों कर, लोकल अथॉरिटी का इसमें एक्सक्लूजन है। अगर आपके सवाल में लोकल अथॉरिटी का इश्यू आता है तो आप इसको तुरंत कैच करिएगा कि लोकल अथॉरिटी के टैक्सेशन को मनी बिल से बाहर कर दिया गया है। तो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आप क्या कैच करेंगे कि लोकल अथॉरिटी के इश्यू को मनी बिल से बाहर कर दिया गया है। यू गॉट दिस पॉइंट? मैं फिर से रिपीट कर देता हूं, ए बिल शैल नॉट बी डीम्ड टू मनी बिल बाय रीजन। यहीं से सवाल आपका टिल्ट होता है, बाय रीजन। वो उस पर क्या रीजन है? बाय रीजन इफ इट प्रोवाइड्स डिमांड और पेमेंट ऑफ फीस और लाइसेंस फीस। इस बात से वह मनी बिल नहीं हो जाता है कि वह डिमांड कर रहा है और पेमेंट, डिमांड और पेमेंट फीस और लाइसेंस फीस किसके लिए? फॉर सर्विसेज रेंडर्ड। अगर इस पॉइंट को आप नहीं समझ पाए तो और एग्जाम्पल आइए आपका सवाल बता देगा। फॉर सर्विसेज रेंडर्ड और by reason that it or provide tax, वह टैक्स को इंपोज करने की बात कर रहा है। किसके? अब यहां पे सबसे पहले बाई ए लोकल अथॉरिटी। फिर हो गया बाई ए लोकल अथॉरिटी। अब मान लीजिए, क्लियर हुआ कि इस बात से कोई बिल मनी बिल नहीं हो जाएगा कि वह किसी टैक्स को या लाइसेंस, किसी लाइसेंस फीस को या किसी फीस को ले रहा है किसी सर्विस के रेंडर करने के एवज में, और यह टैक्स की बात कर रहा है लोकल अथॉरिटी के द्वारा। अगर यह मामला है तो मनी बिल बात से नहीं होगा, लेकिन इस मामले का फैसला करे कौन? स्पीकर। अगर फॉर एग्जाम्पल स्पीकर बोलता नहीं कि ये जो है मनी बिल है तो हो जाएगा, एक क्लैरिफिकेशन दिया गया है कि लोकल अथॉरिटी अगर कुछ काम करने के लिए अपने सर्विसेज को रेंडर करने के एवज में in lieu of certain services given अगर कुछ चार्ज करती है तो वो मनी बिल नहीं होगा। और अगर इस पर कोई कंफ्यूजन होता है तो उसका फैसला कौन करेगा? स्पीकर करेगा। क्लियर? एनी डाउट? तो हम इसको फिर रिपीट कर दे रहे हैं, आप इस पार्ट को फिर से सुनो। अगेन यू लिसन इन अदर वर्ड्स। A bill will not be a money bill by reason only that it provides for imposition of fines or other penalties, or for the demand of payment of fees or license fees for services rendered,
or for reason that it provides for the imposition, abolition, remission, alteration of regulation of any tax by any local authority or body for local purpose. जहां आप लोकल अथॉरिटी, लोकल पर्पस पाओ, आपका दिमाग का बत्ती जल जाना चाहिए। इतना क्लियर हो गया होगा? नॉट क्लियर? किसको क्लियर नहीं हुआ? आगे चलें। अब इस बात को अगर हम और समझ, अब हम इसको देखते हैं, अब आते हैं मनी बिल से हम फाइनेंशियल बिल की तरफ। Now proceed from money bill to the financial. अब कॉन्स्टिट्यूशन डिस्टिंग्विश करता है मनी बिल को फाइनेंस बिल से। अब कैसे है? आर्टिकल अंडर आर्टिकल 110 में जो लिखा है उसके अलावा इफ समथिंग एक्स्ट्रा भी उस बिल में है तो वो फाइनेंस बिल हो जाएगा। सबसे बेसिक परिभाषा फाइनेंस बिल की, जितने प्रोविजंस का जिक्र आर्टिकल 110 में है उसके अलावा अगर बिल में कुछ और प्रोविजंस लिखे गए हैं तो वो फाइनेंस बिल हो जाएगा। द मोस्ट सिंपल डेफिनेशन ऑफ द फाइनेंस बिल कि संविधान के अनुच्छेद 110 में जितने प्रावधानों का जिक्र है, अगर उन प्रावधानों के अलावा कुछ और प्रावधान उस बिल में शामिल हैं तो वह फाइनेंस बिल हो जाएगा। Whatsoever has been elaborated in Article 110 of the Constitution, if besides that there is some more provisions are narrated or written down in the bill, then that bill will become a financial. Is clear? और सिंपल फैक्ट है इसमें। अब फाइनेंशियल बिल 2 कर गई है। फाइनेंशियल बिल 2 कैटेगरी है। अब जो कैटेगरी ए वाले बिल है जिनके पास प्रोविजंस फॉर एनी ऑफ मैटर specified Article 110 लेकिन do not contain solely that, क्या है 110 के तो है but do not contain solely, सिर्फ वही नहीं है, कुछ और भी प्रोविजन है, उसके अलावा कुछ और भी प्रोविजन है। कैटेगरी ए का जो फाइनेंस बिल है वह ऐसा बिल है जिसमें आर्टिकल 110 के तो प्रोविजंस हैं लेकिन उसके अलावा कुछ और प्रोविजंस हैं। इसका मतलब क्या हो गया? मान लो टैक्सेशन का प्रोविजन बिल में है लेकिन टैक्सेशन के साथ अदर इश्यूज भी है लिखे हैं, अदर प्रोविजंस भी। ये हो गया कैटेगरी ए का फाइनेंशियल बिल। अब कैटेगरी बी का क्या है? प्रोविजंस इन्वॉल्विंग एक्सपेंडिचर फ्रॉम कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। प्रोविजंस इन्वॉल्विंग एक्सपेंडिचर फ्रॉम कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। These are the two types of bill. तो एक क्या हो गया जिसमें प्रोविजंस किसके हैं? टैक्सेशन के हैं लेकिन उसके अलावा कुछ अदर इश्यूज भी हैं। दूसरा कौन सा हो गया? जिसमें प्रोविजंस है जिसमें एक्सपेंडिचर का मामला है
ऐसा एक्सपेंडिचर जो कि कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से रिलेटेड है, जिसमें ऐसा एक्सपेंडिचर का प्रोजेक्ट इन्वॉल्व है जो कि कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया पे है। अब इसके बाद आते हैं इस डिफरेंस बिटवीन मनी बिल एंड फाइनेंस, दोनों में फर्क क्या है। नेक्स्ट इशू, व्हाट इज द डिफरेंस मनी बिल एंड फाइनेंस बिल। जो मनी बिल है और फाइनेंस बिल है, इसका जो डिफरेंस है वह एक मेनली टेक्निकल है, इसलिए ऑल फाइनेंस बिल्स आर नॉट मनी बिल्स। ऑल, सवाल बहुत आता है पहले, फाइनेंस बिल्स आर नॉट मनी बिल्स, but all money bills are financial bills. क्योंकि दोनों के बीच फर्क टेक्निकल है, इसलिए सारे मनी बिल, सारे फाइनेंशियल बिल मनी बिल नहीं है। तो कौन से फाइनेंस बिल मनी बिल है? सिर्फ वह फाइनेंस बिल मनी बिल है, ओनली दोज financial bills are money bills which have provision of Article 110। सारे मनी बिल फाइनेंशियल, सारे फाइनेंशियल बिल मनी बिल नहीं है, लेकिन सिर्फ वही फाइनेंशियल बिल मनी बिल हो सकते हैं जो कि सोनली कंटेन करते हैं, जो सोनली कंटेन करते हैं जो मैटर स्पेसिफाइड है आर्टिकल 110 में, which has provision solely contain। अगर सोनली कंटेन नहीं कर रहे हैं तो नहीं होंगे। अब इसके डिफिनीशन के बाद प्रोसीजरल डिफरेंस क्या है दोनों के बीच? व्हाट इज द प्रोसीजरल डिफरेंस? प्रोसीजरल डिफरेंस क्या है? किस तरह का प्रोसीजर डिफरेंस है? अब आप प्रोसीजर डिफरेंस समझने के लिए हमको आर्टिकल 109 पहले समझना पड़ेगा। जस्ट फर्स्ट आर्टिकल 109। आर्टिकल 109 का पहला भाग क्या है? जो आर्टिकल 109 का 1 है, पहला देखिए सब सेक्शन 1, इसमें 5 सब सेक्शन है। 1, काउंसिल ऑफ स्टेट, नो पावर। मिला? मेरे साथ साथ पढ़ रहिए। 1091 का पहला ही सब सेक्शन बोलता है कि मनी बिल काउंसिल ऑफ स्टेट में इंट्रोड्यूस नहीं हो सकता। क्या मतलब? इंट्रोड्यूस नहीं हो सकता। मिला नहीं मिला? सेकेंड, 14 डेज, आप 14 डेज पे टिक लगाइए। मैं लीडिंग वर्ड्स इस पे लिख रहा हूं कि जब मनी बिल को हाउस ऑफ पीपल पास करेगा और काउंसिल ऑफ स्टेट को ट्रांसमिट करेगा कि काउंसिल ऑफ स्टेट अपनी रिकमेंडेशन दे, तो 14 दिन के अंदर वह अपनी रिकमेंडेशन जो देना हो दे दे। अगर 14 दिन में नहीं देता है तो बिल क्या होगा? डीम टू पास हो जाएगा। अगर हाउस ऑफ पीपल क्या करेगा? 14 दिन में नहीं देगा तो 14 दिन की ही शक्ति काउंसिल ऑफ स्टेट के पास है कि जब मनी बिल पास किया जाएगा हाउस ऑफ पीपल के द्वारा और ट्रांसमिट होगा काउंसिल ऑफ स्टेट में फॉर रिकमेंडेशन, तो काउंसिल ऑफ स्टेट को 14 दिन के अंदर फ्रॉम द डेट ऑफ रिसीट, फ्रॉम द डेट ऑफ इट्स रिसीट,
अपने रिसीट के डेट से 14 दिन के भीतर, 14 दिन के अंदर वह अपनी रिकमेंडेशन दे सकता है। He has no power beyond 14 days. Come on the third. थर्ड क्या बात करता है? अगर जो हाउस ऑफ पीपुल है वह किसी रिकमेंडेशन को एक्सेप्ट करे या न करे उसकी राइट है। हाउस ऑफ पीपल एक्सेप्ट रिकमेंडेशन स्टेट्स द मनी shall be passed by both houses. तो अगर हाउस ऑफ पीपुल लोकसभा रिकमेंडेशन एक्सेप्ट कर लेता है then bill deemed to have passed, तब वह बिल पास हो जाएगा। अगर वो एक्सेप्ट कर लेता है तो बिल पास हो जाता है। चौथा, अगर यह एक्सेप्ट नहीं करता है, इफ डू नॉट एक्सेप्ट, तब क्या होगा? अगर वह एक्सेप्ट नहीं करता है, इफ दे डू नॉट एक्सेप्ट, तब क्या होगा? मनी बिल उस तरह से पास माना जाएगा, मनी बिल बोथ हाउसेस से पास माना जाएगा एज प्रपोज्ड बाय द लोकसभा। किसी को दिक्कत आ रही है? एनी प्रॉब्लम? Fifth, 14 days if not returned to bill deemed to have been passed by Rajya Sabha. अगर 14 डेज में बिल वापस नहीं आता तो पास डीम हो जाएगा कि ये बोथ हाउस से पास, लोकसभा पहले पास कर दिया था तो पास बाय बोथ हाउसेस। अब इसको आप ABCD बना के आप ऑप्शन बनाइए, देखिए सवाल सही होगा या आप गलत होगा। जस्ट प्ले विद द लैंग्वेज, सवाल गलत हो जाता है। सवाल गलत कैसे होगा? आप यही को आगे पीछे करते जाओ। जनरली यूपीएससी फैक्ट्स गलत नहीं लिखती है, इस 14 दिन को हम यही रखेंगे। तो अगर आप इसको नक्शल में देखने की कोशिश करें तो पॉइंट नंबर 1, बिल का इंट्रोडक्शन राज्यसभा में नहीं हो सकता है। अब 14 डेज से जुड़ा हुआ 2 पॉइंट है, पॉइंट नंबर 2 एंड पॉइंट नंबर 5, दोनों 14 डेज से जुड़े हुए हैं। तो एक हो गया इंट्रोडक्शन से, दूसरा हो गया 14 डेज से। तो जो सबसेक्शन 2 है बोलता है 14 डेज के अंदर राज्यसभा अपना रिकमेंडेशन दे, उससे ज्यादा समय राज्यसभा के पास नहीं है। जब सेक्शन ई क्या बोलता है, अगर 14 डेज में राज्यसभा अपना रिकमेंडेशन नहीं भेजती है तो बिल को बोथ हाउसेस से पास माना जाएगा जैसा लोकसभा ने पास किया था। तो आप देखें तो बी और ई ऑलमोस्ट सेम है। अब तीसरा और चौथा भी ऑलमोस्ट सेम है। कैसे सेम है? तीसरा बोलता है कि अगर लोकसभा ने रिकमेंडेशन एक्सेप्ट कर लेता है तो बिल पास माना जाएगा दोनों हाउसेस से। और चौथा क्या बोलता है, अगर वो एक्सेप्ट नहीं करता है तो भी बिल पास माना जाएगा। तो if you see in out of these 5 propositions, सेकेंड एंड फिफ्थ एंड थर्ड एंड फोर्थ दोनों ऑलमोस्ट एक है। तो प्रोपोजिशन आपस की हो गई आउट ऑफ 5 जैसे 3 प्रोपोजिशन। आपको 3 चीज याद रखनी है। पहली क्या याद रखनी है कि इस बिल को सिर्फ लोकसभा में ही पेश किया जाएगा। यू कैन इंट्रोड्यूस ओनली इन लोकसभा। Council of State has no power at all. Point number 2, the 14 days. 14 days time only available to the Rajya Sabha to give its opinion. If in 14 days they are not giving the opinion, then
bill deemed to have been passed by both the houses as passed by the Lok Sabha. What is third? Third is amendment. Rajya Sabha may make certain amendments. It has the right. But to accept or reject the amendment is the sole discretion of the Lok Sabha. If Lok Sabha accepts the amendment, then bill will pass as the same as the Rajya Sabha has amended it. And if Lok Sabha has rejected the amendment, then bill deemed to have been passed as Lok Sabha has passed it. That's clear? Now we see with the finance bill, it is the provision with the money bill. Now see the procedural aspect of the finance bill. Now see the aspect of the finance bill. जो फाइनेंस बिल है और मनी बिल में एक प्रोसीजरल डिफरेंस है. जो फाइनेंस बिल का कैटेगरी ए है और कैटेगरी बी है. कैटेगरी ए क्या है? 110 प्लस मोर प्रोविजंस. कैटेगरी बी क्या है? लिखिए, जल्दी लिखिए. व्हाट इज कैटेगरी बी? जल्दी लिखिए. Provisions involving expenditure. Provisions involving expenditure from consolidated fund of India. Contingency नहीं है, consolidated fund of India. Clear? It's fine. अब जो कैटेगरी ए वाला है, नो डिफरेंस. कैटेगरी ए के फाइनेंस बिल में, जो कैटेगरी ए का फाइनेंस बिल है, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है. जो कैटेगरी ए का फाइनेंस बिल है, उसमें दो इंपॉर्टेंट फीचर है. इट कैन नॉट बी इंट्रोड्यूस्ड इन राज्यसभा. कांट बी इंट्रोड्यूस्ड इन राज्यसभा. यह राज्यसभा में इंट्रोड्यूस नहीं किया जा सकता है. दूसरा, प्रेसिडेंट की रिकमेंडेशन आवश्यक है. प्रेसिडेंट की जो रिकमेंडेशन है, यह नेसेसरी है, यह आवश्यक है. अब याद करें, यह दो चीजें महत्वपूर्ण हो गई. कैटेगरी ए के बिल में यह दो चीजें कॉमन है, मनी बिल और फाइनेंस बिल. लेकिन अगर यह मनी बिल नहीं है, देन राज्यसभा हैज पुट ऑन. बस तो ठीक कर देते हैं, नो डिफरेंस हो, और इसको बेहतर कर देते हैं. इन दो मामलों में कोई बेहतरी नहीं है. तो ये दो मामले, जो कैटेगरी ए का जो फाइनेंस बिल है, इन दो मामलों में सेम रहेगा. जो कैटेगरी ए का फाइनेंशियल बिल है, मतलब क्या है? ऐसा बिल जिसमें मनी बिल का जो 110 के प्रोविजंस है, लेकिन वह एक्सक्लूसिवली उससे डील नहीं करता है. इसके दो फीचर कॉमन है मनी बिल से. इट कैन नॉट बी इंट्रोड्यूस्ड इन राज्यसभा. फर्स्ट. सेकेंड, यह बगैर प्रेसिडेंट के रिकमेंडेशन के पेश नहीं किया जा सकता है. लेकिन अगर यह मनी बिल नहीं है, इफ नॉट मनी बिल, देन राज्यसभा के पास वह सारी ताकतें हैं जो वह कहना चाहती, जो कहना फुल्ली एम्पावर्ड है इसको रिजेक्ट करने के लिए, अमेंड करने के लिए. लेकिन इसमें सब्जेक्ट क्या है? सब्जेक्ट टू द लिमिटेशन दैट अमेंडमेंट अदर देन
for reduction, abolition of tax cannot be moved either house without the president recommendation. सारी पावर है लेकिन एक लिमिटेशन है। वो लिमिटेशन क्या है कि जहां पर टैक्स का इश्यू आता है, जहां पर टैक्स का एबॉलिशन की बात आती है, टैक्स के ऊपर कोई चेंज की बात आता है, अमेंडमेंट अदर देन फॉर रिडक्शन एबॉलिशन टैक्स कैन नॉट बी मूव विदाउट द प्रेजेंट कंडीशन। इस वह सारा बिल जाएगा राज्यसभा के और स्टेज एज एन ऑर्डिनरी बिल। ये क्लियर हुआ? क्या और सिंप्लीफाई करें? क्लियर हुआ या क्लियर नहीं हुआ? जल्दी बताइए। नहीं हुआ उसको और सिंप्लीफाई करते हैं। जस्ट राइट इट। कैटेगरी ए का जो मनी बिल है, मैं इसको फिर से क्लियर करता हूं। जो कैटेगरी ए का मनी बिल है, कैटेगरी ए के मनी बिल में और मनी बिल और कैटेगरी ए के फाइनेंशियल बिल में दोनों में किस तरह का संबंध है यह समझने की कोशिश करते हैं। तो जो कैटेगरी ए का मनी बिल है, जो कैटेगरी ए का फाइनेंस बिल है, उस फाइनेंस बिल के साथ खास बात क्या है? तो आपको हिंदी में करने आपको हो जाएगा। जो कैटेगरी ए का वित्त विधेयक है उसमें ऐसे विधेयक होते हैं जिनमें जो धन विधेयक की प्रोविजंस है वो होते ही हैं। धन विधेयक के प्रोविजंस तो होते ही हैं धन विधेयक के, लेकिन उसके साथ साथ अन्य प्रावधान भी होते हैं। ये बात हो गई, ठीक है? तो एक ऐसा विधेयक है जिसमें कि धन विधेयक के प्रावधान भी है, उसके साथ साथ और प्रावधान भी है। अब जो इस तरह का विधेयक होता है, वह विधेयक जो इस तरह का विधेयक होता है उसमें खास बात क्या होती है? खास बात यह होती है कि वह राज्यसभा में पेश नहीं किया जा सकता। इट कैन नॉट बी इंट्रोड्यूस्ड इन द राज्यसभा। सेकंड, वह राष्ट्रपति की सिफारिश ओनली ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ प्रेसिडेंट। इन्हीं दो आधार इनको उसको करना ही होगा। लेकिन वित्त विधेयक न होने का, चूंकि यह वित्त विधेयक नहीं है, इसलिए इसके राज्यसभा के पास पूरी पावर है इसमें अमेंडमेंट करने की, इसको रिजेक्ट करने की, जैसा किसी साधारण विधेयक होता है। अब ये सीमा क्या है इसकी? सीमा इस सीमा के कि कर में कमी करने और कर का उत्पादन करने के अलावा, कर में कमी करने और कर का उत्पादन करने के अलावा कोई संशोधन राष्ट्रपति की सिफारिश के बिना दोनों में से किसी भी सदन में पेश नहीं किया जाता। लिमिटेशन क्या है कि बिल में कमी, लिमिटेशन क्या है? तो ओनली लिमिटेशन, आप इसको लिखिएगा अलग से। ओनली लिमिटेशन क्या है? अमेंडमेंट अदर फॉर रिडक्शन एंड एबॉलिशन ऑफ टैक्स, रिडक्शन एंड एबॉलिशन ऑफ टैक्स के अलावा, रिडक्शन एंड एबॉलिशन ऑफ टैक्स के अलावा किसी और मामले पे, रिडक्शन एंड एबॉलिशन ऑफ टैक्स के अलावा, इन दोनों के अलावा किसी और मामलों पर कैन नॉट बी मूव्ड इन आइदर हाउस विदाउट द प्रेसिडेंट्स रिकमेंडेशन। और इस तरह का बिल राज्यसभा में सारे स्टेज पास करता है एज ऑर्डिनरी बिल, और डिसएग्रीमेंट होने पर भी ज्वाइंट सिटिंग की प्रक्रिया लागू होती है। डिसएग्रीमेंट, लेकिन इसमें संयुक्त जो बैठक का जो उपबंध है धन विधेयक के बारे में बिल्कुल लागू होता है। और इसमें ज्वाइंट सिटिंग लागू हो जाती है। आई एम एबल टू क्लैरिफाई और नॉट क्लैरिफाइड? चार चीज समझने की कोशिश करिए। पॉइंट नंबर 1, आर्टिकल 110 और प्लस मोर, तो वो क्या हो गया? आर्टिकल 110 प्लस मोर वो क्या हो गया? कैटेगरी ए धन विधेयक। इसके साथ दो खास बात क्या हो गई कि जो धन विधेयक के साथ ही है
can't be introduced in the Rajya Sabha and President recommendation is necessary. अगर यह विधेयक धन विधेयक नहीं है तो राज्यसभा के पास वो सारी शक्तियां प्राप्त हैं जो सामान्य विधेयकों में प्राप्त होती है। अब इसके बाद एक लिमिटेशन और है, वो लिमिटेशन क्या है? यस, रिडक्शन एंड एबॉलिशन ऑफ टैक्स के अलावा, रिडक्शन एंड एबॉलिशन ऑफ टैक्स के अलावा और किसी मामले में कोई परिवर्तन करना है तो प्रेसिडेंट का रिकमेंडेशन आवश्यक है। चूंकि यह सामान्य विधेयक की तरह आगे बढ़ रहा है इसलिए ज्वाइंट सिटिंग की सुविधा इसको उपलब्ध है जो धन विधेयक को उपलब्ध नहीं होती है। Any confusion? Anyone has any doubt? देखिए ये थोड़ा क्लियर करना आसान नहीं है, बहुत मुश्किल काम होता है ये। अब आते हैं कैटेगरी बी। अब आते हैं कैटेगरी बी के धन विधेयक पे। ये हो गया कैटेगरी बी। अब जो कैटेगरी बी का धन विधेयक है, जो बी कैटेगरी का है, वह क्या है? जिसमें हमने बताया है कि उसका फीचर क्या है, जो इन्वॉल्व करता है एक्सपेंडिचर फ्रॉम द कंसोल्ड फंड ऑफ इंडिया, एक्सपेंडिचर फ्रॉम कंसोल्ड फंड ऑफ इंडिया। कैटेगरी बी का जो विधेयक है, वित्त विधेयक है, वह किस बात को लेकर है कि वह जो भारत की संचित निधि पर जो व्यय है, भारत व्यय है, उसकी बात करता है। और यह 110 के किसी भी प्रोविजन को इंक्लूड नहीं करता है। नहीं, नो 110 प्रोविजन, इसमें 110 को लेकर कोई भी प्रोविजन नहीं। क्लियर? आगे चले। अब आते हैं थर्ड पॉइंट पे, आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। अब चूंकि इसमें कोई 110 प्रोविजन नहीं है इसलिए क्या हो गया? इट इज ऑर्डिनरी बिल। कोई 110 का प्रोविजन नहीं है इसलिए क्या हो गया? ये हो गया ऑर्डिनरी बिल। जब ये ऑर्डिनरी बिल हो गया इसलिए आइदर हाउस में यह प्रस्तुत किया जा सकता है। इट कैन बी आइदर हाउस। जब ये ऑर्डिनरी बिल हो गया तो इसको आइदर हाउस में, किसी भी हाउस को किसी तरह आप प्रस्तुत कर सकते हैं और राज्यसभा के पास फुल पावर है। राज्यसभा के पास पूरी शक्ति है इस पर जो भी कार्रवाई करना चाहे कर सके। अब इसमें प्रेसिडेंट का रिकमेंडेशन इंट्रोडक्शन के लिए जरूरी नहीं है, जैसा मनी बिल और फाइनेंस बिल कैटेगरी ए के लिए है। जैसा मनी बिल और फाइनेंस बिल कैटेगरी ए का है उसके हिसाब से, उसके तरह से इसमें प्रेसिडेंट का रिकमेंडेशन जरूरी नहीं है इसको इंट्रोडक्शन के लिए। लेकिन इसको ये सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको पास करने के पहले प्रेसिडेंट रिकमेंडेशन नेसेसरी। Got it? जब तक ये रिकमेंडेशन नहीं आएगा नाइदर हाउस कैन पास इट, और अन्य इसके अलावा सारे मामलों में यह एक सामान्य बिल की तरह ये बिल माना जाता है। क्लियर हो गया?
तो एक बार हिंदी में कर देते हैं कि जो श्रेणी ख के विधेयक है जिसमें जिसके साथ भारत की संचित वित्तीय व्यय का एक या अधिक प्रस्ताव शामिल है और जिसमें अनुच्छेद 110 का कोई भी मामला नहीं है, वह एक साधारण विधेयक माना जाता है, इसलिए वह किसी भी सदन में पेश कर सकते हैं और राज्यसभा के पास उसको संशोधन करने या रद्द करने की पूरी शक्ति है। लेकिन चूंकि यह सामान्य विधेयक है, इसलिए रिकमेंडेशन की जरूरत नहीं है। रिकमेंडेशन की जरूरत नहीं है, इसलिए इसमें रिकमेंडेशन की जरूरत नहीं है। लेकिन एक खास बात इसमें है, वो खास बात क्या है कि जब इसको पास करना होता है, किसी भी सदन द्वारा उस पर विचार करने के लिए राष्ट्रपति की सिफारिश आवश्यक है। तो अगर आसान भाषा में कहूं तो ऐसे विधेयक को राष्ट्रपति की अनुमति की पूर्व शर्त तो नहीं है, जैसा धन विधेयक में है और श्रेणी ए के वित्त विधेयक में है। लेकिन इस मामले में कोई भी सदन तब तक विधेयक पास नहीं कर सकता जब तक राष्ट्रपति की सिफारिश प्राप्त न हो जाए। इसके अलावा सारे और मुद्दों में अगर सदनों में असहमति होती है तो संयुक्त बैठक का प्रावधान है, जो कि धन विधेयक में नहीं होता है। क्लियर? ये बहुत टिकलिश है, बहुत ट्रिकी है ये। It needs a lot of thinking to understand this. आइडियली धन विधेयक, वित्त विधेयक को एक बार ही एक सेशन पढ़ाना चाहिए। 1 घंटे के सेशन में वन शुड टीच ओनली द मनी बिल एंड फाइनेंस बिल, नथिंग एल्स। तब जाके स्टूडेंट को समझ आता है। अगर आपने उसको मिक्स कर दिया तो फिर वो नहीं हो पाता है, तब बहुत मुश्किल हो जाता है। अब थोड़ा एक मेंस का सवाल करते हैं। लेट्स सी ए क्वेश्चन ऑफ मेंस। प्रोसीजर टू पास मनी बिल। इसको मेंस के 250 शब्द के सवाल के अंतिम साधारण करते हैं कि मनी बिल को पास करने का प्रोसीजर क्या है। स्टार्ट 1091। व्हाट इज 1091? इंट्रोड्यूस इन लोकसभा ओनली। उसमें क्या लिखा है कि यह राज्यसभा में पेश नहीं किया जा सकता है। 1171 1171 क्या है? इंट्रोड्यूस ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द प्रेसिडेंट। इंट्रोड्यूस रिकमेंडेशन ऑफ प्रेसिडेंट। तीसरा क्या है? 1092। 1092 क्या बात करता है? पीरियड ऑफ 14 days अवेलेबल टू राज्यसभा। अब इसके साथ एक सेक्शन और जोड़िए। अभी आपको मैंने अभी सेक्शन पढ़ाया हुआ है, जस्ट फ्यू मिनट्स बैक। कौन सा पढ़ाया हुआ है बताएं, जल्दी बताएं। याद आ गया? नहीं यार, मैम क्या लिखते हो?
14 डेज का जिक्र कहां का है? 1092 to 105 में है। 103 quorum needed। किसी भी बिल को पास करने के लिए एक कोरम की आवश्यकता होती है। 1103 डिसीजन ऑफ स्पीकर टू सर्टिफाई इट इज ए मनी बिल। वन 1104 क्या बोलता है? इंडोर्समेंट ऑफ द स्पीकर बिफोर सेंडिंग। इंडोर्समेंट ऑफ स्पीकर बिफोर सेंडिंग इट टू राज्यसभा and president for signature। 1173 expenditure on CFI, the president assent on बिफोर पासिंग। अगर इतने सेक्शन आप नहीं लिखते हो, आपका सवाल इनकम्प्लीट है। नाउ लेट्स रीड द सेक्शन। स्टार्ट 1091। जस्ट रीड। ओपन द पैराग्राफ। ओपन पैराग्राफ 1091 क्या बोलता है? यह इंट्रोड्यूस होगा ओनली काउंसिल ऑफ स्टेट, सॉरी ओनली लोकसभा, नॉट इन काउंसिल ऑफ स्टेट। मिल गया? नेक्स्ट क्या था? 1171। ओपन 1171। लाइन नंबर 3 एक्सेप्ट रिकमेंडेशन ऑफ द प्रेसिडेंट। 1171 लाइन नंबर 3 स्पेशल प्रोविजन एज टू फाइनेंस बिल। तो मनी बिल और फाइनेंस बिल को पास करने की प्रक्रियाओं को एक साथ जोड़ रहा हूं। अगर दोनों बिलों को देखें, दोनों की प्रक्रिया, पार्लियामेंट्री प्रोसीजर, जो पार्लियामेंट्री प्रोसीजर है, उस पार्लियामेंट्री प्रोसीजर को देखने की कोशिश करिए। तो क्या है? 1171 1 क्या बोलता है? वो बात कर रहा है A2F 110 का। A2F मिला आपको? तो 110 का जो A2F है, वो क्या है? वो मनी बिल हो जाएगा। अब इसी का 1171 का आप प्रोविजो पढ़ लीजिए। तो जो प्रोविजो है वो मनी बिल और फाइनेंस बिल का फर्क आ देता है। रीड द प्रोविजो ऑफ 1171 का। अगर मूविंग ऑफ अमेंडमेंट मेकिंग प्रोविजन फॉर रिडक्शन और एबॉलिशन ऑफ एनी टैक्स, उसमें रिकमेंडेशन की जरूरत नहीं होगी। यू हैव टू राइट बोथ द थिंग्स टुगेदर। If you are attempting this question from the means, प्रीलिम्स में तो आपसे लैंग्वेज देते हैं, तो यू हैव टू राइट बोथ थिंग्स। अगर आपने इसको मिस कर दिया जो प्रोविजो है, तो यू विल लूज द मार्क। द रीजन बीइंग, मॉक जो आंसर शीट होगी, जो मॉडल आंसर शीट होगी, उसमें ये होगा ही होगा। बिकॉज विदाउट मेंशनिंग दिस द आंसर इज इनकम्प्लीट। ये हो गया 1092 पढ़िए। वो बात कर रहा है 14 डेज की। राज्यसभा के पास 14 डेज अवेलेबल है। और 109 का 5 पढ़िए कि अगर 14 दिनों में वापस नहीं करते हैं
1095 का लाइन नंबर 3 देखिए, जो 14 डेज है। अगर 14 डेज वापस नहीं आता है तो यह बोथ हाउसेस से पास आ जाएगा। कमांड 103 सेक्शन 103 वो बात करता है कोरम की। कोरम कॉन्स्टिट्यूट ए मीटिंग ऑफ अदर हाउस शैल बी 110। तो आपको कोरम पूरा करना पड़ेगा। तो आपको एक बिल पास करने का, धन विधेयक कोई विधेयक हो, कोरम पूरा करना ही पड़ेगा। नाउ सी 1103, सॉरी 110, ये बात किसका करता है? सी 1103, अगर कोई क्वेश्चन अराइज हो जाए कि वह बिल मनी बिल है या नहीं, फैसला कौन करेगा? स्पीकर करेगा। नाउ सी 1104 क्या बोलता है कि किसी भी बिल को ट्रांसमिट करते समय, चाहे वो काउंसिल स्टेट ऑफ स्टेट को कर रहे हो या प्रेसिडेंट को कर रहे हो, एक सर्टिफिकेट जरूरी है स्पीकर का कि यह मनी बिल है। कमांड 1173, 1173, a bill which if enacted and brought into operation would involve expenditure from the Consul Fund of India shall be not be passed by either house unless the president has recommended their house to consider the bill। ये क्या बात करता है कि बिल को कंसीडर करने का, नॉट फॉर द इंट्रोडक्शन। तो अगर आप ध्यान से देखें तो यह मनी बिल नहीं, फाइनेंस बिल पे है। लेकिन इसको क्यों लिखना चाहिए? क्योंकि यह मनी बिल फाइनेंस बिल के बीच का एक डिफरेंशिएशन करता है। फॉर द सेक ऑफ प्रिकॉशन आई वांट टू राइट दिस। एनी कंफ्यूजन? बोले अरे क्वेश्चन बनाते हैं 1132 पे। आर्टिकल एक सैंपल क्वेश्चन 1132 पर एक सैंपल क्वेश्चन आते हैं। आर्टिकल 1132 क्या बोलता है? यू सी आर्टिकल 1132 तो किसके बारे में बात कर रहा है? वह एस्टीमेट के बारे में बात कर रहा है। डिमांड्स फॉर ग्रांट सबमिटेड हाउस ऑफ पीपुल एंड हाउस ऑफ पीपुल। डिमांड्स ऑफ ग्रांट सब। आप 1132 डिमांड्स फॉर ग्रांट, डिमांड फॉर ग्रांट, जो डिमांड फॉर ग्रांट है वो सबमिट किसको हो रही है? इफ यू सी 1132 तो ये किस बात कर रहा है? ये सबमिट हो रहा है एस्टीमेट। किसको हो रहा है? लोकसभा। डिमांड फॉर ग्रांट हाउस ऑफ पीपुल, एंड उसमें हाउस ऑफ पीपुल के पास राइट क्या क्या है? व्हाट राइट हाउस ऑफ पीपुल हैज? he can accept, B, he can accept, B, he can refuse to accept, C, he can assent, he can refuse to accept. Assent to any demand subject to a reduction, assent to any demand subject to reduction, assent to any demand subject to reduction of the amount specified. A, B, C, D. Assent to any demand subject to any increase. Assent to any demand subject to any increase or decrease of the amount specified.
आंसर ए, बी सी डी, ए बी सी बी सी डी, ए बी सी डी। बताइए, चलिए पता है, जल्दी बताए। Why not ABCD? Now read 1132. 1132 का लास्ट लाइन, सब्जेक्ट टू रिडक्शन ऑफ द अमाउंट स्पेसिफाइड देयर इन। तो जो हमने एक लाइन लिख दी है, इंक्रीज, ये नहीं है, डिक्रीज नहीं है, सिर्फ क्या है, सिर्फ रिडक्शन है। दिस इज द वे यूपीएससी प्रिपेयर द क्वेश्चंस, which you people not able to handle। मैं बार बार कह रहा हूं, अगर आप मॉक टेस्ट नहीं करोगे, इस जिंदगी में प्रीलिम्स पास नहीं कर सकते, चाहे आप जितना पढ़ो, चाहे आप जो कर डालो, आप नहीं पास कर सकते। जितने आईआरएस सिलेक्ट होते हैं हर साल, हम लोग उसको देखते हैं, सबकी रैंक 100 के आसपास होती है और सब 100 के आसपास मॉक टेस्ट करते हैं। और इलाहाबाद में किसी को पता ही नहीं है कि मॉक टेस्ट करना चाहिए इस एग्जाम के, किसी को पता नहीं, इसीलिए कोई पास नहीं करता। 2023 का रिजल्ट 22 में फिर बता रहा हूं, आप शहर से देखना, 2 4 5 जो है अपर लिमिट है पास करने की, दूसरा पास नहीं करेंगे। आप किसी आईआईटी में जाओ, 50 पास करते हैं, 40 क्यों? वो सब मॉक टेस्ट शुरू कर देते हैं, पहले से पढ़ते भी मॉक टेस्ट भी करते हैं। आप लोगों का जो पिछला मॉक टेस्ट हुआ लेक्चर से हुआ, आप सब गलत कर गए। एवरीवन हैज मेड द मिस्टेक्स। आपको पता ही नहीं ना, हल्का से लैंग्वेज स्विच कर दिया, आपसे होता ही नहीं। इसलिए कोई पास ही नहीं कर पाता है। सेम प्रॉब्लम पीसीएसजे के साथ, बस करें और कर दें, इधर टॉपिक टेल मी और इट्स इनफ फॉर द डे।